हेलो, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। प्रियांजू, सत्यम, अंशु, गुड आफ्टरनून। वीडियो और ऑडियो आ रही बेटा? एक बार यस लिख दीजिए। प्रणाम प्रणाम सभी को। हर्ष, गुड आफ्टरनून। चरण, विनय, अभय, दीपक, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। क्लास छूट गई है बेटा आपकी 20 मिनट की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। अभी बस एक फार्मूला ही डराइव हुआ है, उसी का यूज़ होगा आगे भी, तो अभी मैं रिकैप कर दूंगा। ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है? एक बार यस लिख दीजिए तो शुरू करें। ओके, चलिए फिर करते हैं शुरू। तो कल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक ये देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। एक जनरल चीज़ देखी थी कि कैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सब लोग अब क्लास पे ध्यान दो। तो इन सब को हमने कैसे इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया था और कैसे हमने डी क्यू लिखना सीखा था। ठीक, अगर आपके पास लीनियर है तो डी क्यू होगा लैम्डा डी एक्स, अगर आपका एरियल है तो सिग्मा है ना, तो डी क्यू होगा सिग्मा डी ए। और डी ए लिखने का तरीका क्या बताया था? लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। क्लियर बात है। उसी तरीके से हमारा वॉल्यूम चार्ज था, तो वॉल्यूम चार्ज में आपने बोला था डी क्यू, वो बोला था आपने रो, दैट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू डीवी। और डीवी कैसे लिखते हैं? डीवी लिखने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल एलिमेंट का सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। और उसी के आधार पे हमने एक क्वेश्चन किया था लाइन चार्ज का, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। लाइन चार्ज के लिए हम लोगों ने ये किया था कि हमारे पास यहाँ पे कोई डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था P, और ये जो है एंगल सब्सटेंड कर रहा था अल्फा और बीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला जरूर, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान होना चाहिए भाई, ठीक है। ये था ना हमारा, इसी को रिकैप कर रहा हूं। तो कहीं पे यहां से आपने डी डिस्टेंस पे ये एंगल जो सब्सटेंड कर रहे थे, इनके एंड पॉइंट वो अल्फा और बीटा कर रहे थे, ठीक है, यही तो था। ये अल्फा था और ये अपना बीटा था। तो इसकी दो कंपोनेंट आए थे, दोनों कंपोनेंट को हम लोगों ने अलग अलग इंटीग्रेट किया था। एक इस लाइन चार्ज के क्या था, परपेंडिकुलर, और एक इस लाइन चार्ज के पैरेलल। तो पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे दिखाओगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा ऐसे दिखाओगे कि परपेंडिकुलर इधर अवे होगा और पैरेलल इधर होगा, जिससे कि जो रिजल्टेंट आए, जिससे कि तुम्हारा जो रिजल्टेंट आए वो इसके क्या आए, अवे आए, है ना। ये क्या बोला जाएगा? ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये क्या था, ई पैरेलल कंपोनेंट। यहां तक क्लियर है सभी को? अब इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था? के लैम्डा, ये डी डिस्टेंस था, तो के लैम्डा बाई डी। परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखते थे, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये लिखते थे। और ई पैरेलल के लिए क्या आया था? वो आया था के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यही तो था। तो ये चीज़ आपको हमने डिराइव करके बताई थी। तो यहाँ से आपको जो है पिछले लेक्चर से अब इसको आगे कनेक्ट करते हैं।
ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जनरल फॉर्मूला है। इसके बेस पे हम लोग इनफाइनाइट लाइन चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के। कैसे? तो नेक्स्ट अपना है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो भी चीज़ें हैं आपको याद भी रखनी है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इनफाइनाइट कब बोलोगे? ये चीज जो है, ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट कब हो जाएगी? तो देखिए फिजिक्स में कोई भी चीज इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स वाला, इनफाइनाइट का मतलब रिलेटिव, मैथ्स वाला इन्फिनिटी नहीं है। उसका मतलब समझाता हूं कि ये जो तुम्हारा लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज मान लो 5 मीटर का है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये लाइन चार्ज आपका 5 मीटर का है और 5 मीटर के इस लाइन चार्ज पे हमें यहाँ पे P पॉइंट है, वहां पे उसकी इस लाइन चार्ज की क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है। तो ये जो डिस्टेंस है अपना D, ये जो D डिस्टेंस है ये mm में होगा, और अगर ये मीटर में है 5 मीटर 10 मीटर और ये मान लो 0.2 mm है, तो इसका क्या मतलब समझते हो कि ये डिस्टेंस निग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दिस, इसीलिए इसको फिर क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट। तो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब समझो। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि एक छोर से हम चलते जा रहे हैं लाइन चार्ज को लेके और दूसरा छोर मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। लाइन चार्ज का जो लेंथ है ना, उसके कंपैरिजन में जहां पर उसकी हम फील्ड निकाल रहे हैं, वो फील्ड जो है वो डिस्टेंस बहुत छोटी होगी इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज। समझ गए सब लोग इनफाइनाइट का क्या मतलब है? चलिए, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए आप लोग बता दीजिए जरा क्या होगा, इस एंगल को जज करके बताइएगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है इधर माइनस इन्फिनिटी को और इधर मान लो इन्फिनिटी। मैंने आपको फिर बता दिया कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि हम इसको बना ही नहीं पाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वॉट एवर बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन चार्ज, the length of that particular length should be much greater than the distance from where we are going to calculate the field, ठीक है। तो देखो ये अपना इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया। अब यहां पे कोई डिस्टेंस है मान लो d, और ये यहां पे है पॉइंट P। तो ये जो d है और ये जो लेंथ l है, तो यहां पे l जो है मच ग्रेटर देन d होगा, वेर L इज लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज, तब इसे इनफाइनाइट बोलोगे। अब शायद समझ गए होगे, लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, तब आप इसे क्या बोलोगे कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। चलो बताओ फिर इसका एंगल क्या हो जाएगा? जैसे जैसे तुम इसको बढ़ते जाओगे, ये अल्फा जो है इस तरह, देखो इधर ये अल्फा ऐसे 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 बेंट होगा, और इधर नीचे आगे बढ़ते जाओगे तो बीटा भी क्या होगा? ये बीटा भी क्या होगा? ये बीटा है, और ये बीटा ऐसे घूमता जाएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब लोग समझ पा रहे हो कि अल्फा बीटा जो है अपना, यहां पे इसको बढ़ाओगे तो अल्फा भी यहां पर 90 होगा और बीटा भी अपना यहां पर इस तरीके से 90 होगा। ये क्लियर है सभी को? तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा और कौन सा कंपोनेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बताओ, मतलब जीरो हो जाएगा। तो आपको दिखता है कि कॉस बीटा और कॉस अल्फा 90 90, कॉस 90 0, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। थीटा में देखिए ये अब है आपको, जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो ये आइडिया इसलिए आया, मैंने आपको उस समय भी क्लियर किया था कि हमारे पास ये भी वेरिएबल था y भी, और यहां से जो ये डिस्टेंस है जहां पे हमें फील्ड निकालनी है वो r भी वेरिएबल था और d भी वेरिएबल था, सॉरी d कांस्टेंट था, y और अपना r और थीटा 3 वेरिएबल थे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन तो करने वाले नहीं है, हम सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे। फिर आप ये पूछ सकते हो कि सर फिर आपने सब कुछ थीटा में ही क्यों किया? क्योंकि हमें थीटा की लिमिट पता थी। देखिए आप, ये हमें लेंथ वेंथ कुछ नहीं पता था, हमें थीटा की लिमिट पता थी, अल्फा और बीटा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज और
एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इस पे अभी फिर बात कर लेंगे अभी। तो यहां पर आपके पास अल्फा और ये बीटा 90 डिग्री है, तो अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, ई पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताइएगा। ई पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, यही तो करोगे। तो कितना आ जाएगा यहां से, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2k लैम्डा बाई डी। तो ये आपको अब ये जनरल फॉर्मूला मिलना शुरू होता है। ये फॉर्मूला जो भी मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं और स्टार मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है, तो उन सबको जो है आप कर सकते हैं, मतलब उनको आपको ध्यान रखना है। तो 2k लैम्डा बाई डी, ई पैरेलल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा 0, तो आप देख ही रहे हो। तो दिस इज द इसका फील्ड किधर होगा फिर, अगर पॉजिटिव है तो नेट फील्ड केवल ये बचेगा, ई नेट जो होगा वो होगा केवल ई परपेंडिकुलर, और वो कितना होगा 2k लैम्डा बाई डी। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके अवे कर देना, नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके अलोंग कर देना। ये क्लियर है। अब मान लीजिए यही चीज हो कि सेमी इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सेमी इनफाइनाइट के लिए, मतलब एक ऐसा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, ये बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या बोल सकते हो, मतलब कुछ ऐसा है, मान लो कि हमारे पास ये लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज में हमें यहां पर पूछ दिया है, इस पॉइंट पे पूछ दिया है, ये P पॉइंट है, यहां पे पूछ दिया है कि हमें क्या निकालना है, फील्ड। तो यहां पे ये जो होगा, ठीक है, और इधर ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर है, मतलब ये समझ रहे हो कि यहां से जो ये लेंथ है, फिर से बता रहा हूं, ये जो लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज है ये इस डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा है, तो हम उसे इनफाइनाइट बोलेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तुम लोग बताओगे, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या होगा, अल्फा बीटा चेक कर लो, है ना। तो अल्फा बीटा में क्या होगा, बीटा और अल्फा याद करो, बीटा और अल्फा क्या था, बीटा और अल्फा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंड पॉइंट का डिस्टेंस था, ये अल्फा था, ये बीटा था। अब इतना पार्ट आप गायब कर रहे हो, तो बीटा क्या हो जाएगा, डी के अलॉन्ग हो जाएगा, तो बीटा 0 हो जाएगा, और अल्फा कितना होगा, अल्फा जो है 90 हो जाएगा। ये क्लियर है सेमी इनफाइनाइट के लिए। तो यहां से अब आपके पास क्या होगा, अरे भाई पढ़ लो पहले, फिर PYQ ले आएंगे ना। तुम लोग यार ऐसा कमेंट बंद कर दो, साहिब और जो लोग भी हैं, ठीक है। आप पढ़ने आए हो तो बेटा थोड़ा जेन्युइनली पढ़ो, ठीक है। आपको मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूं, टीचर पे अगर फेथ करते हो तो चुपचाप टीचर जो करा रहा है उसे करते जाइए, और फिर आप अपना इंप्रूवमेंट देखिए, ठीक है। PYQ कब लाना है, कब मुझे कौन सा लेवल कराना है, डोंट सजेस्ट मी प्लीज, इसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। अदरवाइज मैं फिर कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा, उससे उन बच्चों को नुकसान होगा जो डाउट पूछते हैं। ये सब चीजें मत कीजिए। PYQs कब कराना है, क्या कराना है, ये तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे भाई, हाँ। तो यहां से अब आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास ये हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा जहां पढ़ाया जा रहा है तो आप अभी कमेंट कर रहे हो, और फिर आपको PYQ आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। अल्फा आपके पास हो जाएगा 0 डिग्री, और सॉरी 90 डिग्री, और बीटा हो जाएगा अपना 0 डिग्री। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ई पैरेलल कंपोनेंट और ई परपेंडिकुलर दोनों को ध्यान से देखिए। तो जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ई परपेंडिकुलर क्या था, के लैम्डा बाई डी साइन, एक अल्फा है 90 प्लस साइन 0, बोलो भाई, साइन 0। तो यहां से आपको ई परपेंडिकुलर मिल रहा है कितना, के लैम्डा बाई डी। ठीक उसी तरीके से ई पैरेलल क्या मिलेगा बताओ, वो मिल जाएगा के लैम्डा बाई डी, ठीक है। और कॉस बीटा अपने पास क्या है, कॉस 0 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस
90। बोलो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा फिर से k लैम्डा बाई डी। क्या देख पा रहे हो तुम लोग कि सेमी इनफाइनाइट में जहां पर एंड हो रहा है लाइन चार्ज, ध्यान से समझिए, जहां पे एंड हो रहा है लाइन चार्ज उस पॉइंट पे अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि उसके दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। नेट फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक ई पैरेलल और एक ई परपेंडिकुलर। तो वो दोनों आप देख रहे हो कि क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, है ना। तो जब ये बराबर हो रहे हैं देखो, तो यहां पर आपके पास है, इधर होगा ई परपेंडिकुलर और ये होगा तुम्हारा ई पैरेलल। ठीक है, अब इसमें जो है इनका जो रिजल्टेंट होगा, अब आप बोलोगे सर ये आप इधर क्यों बना रहे हो, इधर भी तो बना सकते थे, इसकी तरफ और इसको ऊपर भी बना सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपको देख लेना होगा कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेट फील्ड जो है इसके अवे आना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो इस पर नेट फील्ड जो है अपना क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स आना चाहिए। उसी से आप चेक कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, नेट फील्ड आपका इधर होगा, ये रहा, ये होगा नेट फील्ड। ठीक है, और ये दोनों जो हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी, और ये भी हो जाएगा k लैम्डा बाई डी। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ई नेट क्या होगा, देखो ई नेट आप निकाल सकते हो। ई नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दो कंपोनेंट हैं, तो k लैम्डा बाई डी का स्क्वायर प्लस k लैम्डा बाई डी का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाई डी, √2 k लैम्डा बाई डी। ओके, तो √2 k लैम्डा बाई डी ये अपना ई नेट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को। तो आप देख रहे हो कि अगर सेमी इनफाइनाइट है तो उसका पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे, और वो होगा √2 k लैम्डा बाई डी। क्लियर है सभी को। चलिए, तो सेमी इनफाइनाइट भी आप जान गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी को थोड़ा चेंज करें, कि हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालनी है किसी, मान लो एक फाइनाइट वायर था, ठीक है, इसको तुमने ऐसे बेंड कर दिया, cos 45 डिग्री से कुछ होगा, cos 45 डिग्री से, यहां पे एंगल तो cos 45 नहीं है, यहां पे सेमी इनफाइनाइट में एंगल जो है आपका एक 0 था और एक आपके पास 90 है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको मिलता है कि कहीं cos 45 आता है अल्फा और बीटा, तो आप पुट करिएगा, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, डाउट मोस्टली देखिए जो लेक्चर के डाउट्स हैं आप यहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके मॉड्यूल के डाउट हैं वो आप ऐप पे अपना पोस्ट कर सकते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए के बाद अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। ठीक है, कहां पर, एट इट सेंटर। ये हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि आप कौन सी चीज का कहां पे निकाल रहे हो। तो एट इट्स सेंटर, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। चलिए, तो अगर मान लीजिए हम एक आर्क लेते हैं, कोई भी एक आर्क ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये आर्क ले लिया, ठीक है। अब ये आर्क पे आपने लाइन चार्ज रखा हुआ है, ऐसे इस पे चार्ज डिस्पर्स कर रखा है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन चार्ज पे, इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पे जो है क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये आर्क है और ये अपना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो थीटा, टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो थीटा कर रहा है, और इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, दिस इज द टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज योर थीटा।
टोटल एंगल आपका कितना है, थीटा है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका रेडियस है। तो हमें इसके वजह से अब इस आर्क, जो आपने आर्क के फॉर्म में लाइन चार्ज रखा है, इसके वजह से आपके पास क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। इसमें भी आपको फॉर्मूला किसका पता है, केवल पॉइंट चार्ज का। अभी तक आपको किसका पता है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है। उसी पॉइंट चार्ज के हेल्प से हम यहां पे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे। अब चीजों को समझो, ये जो पूरा आपके पास बॉडी है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक। तो यहां पे अगर कोई चार्ज लेते हो यहां पर, तो वैसा ही चार्ज आपको कहीं यहां पे भी मिलेगा, मानते हो ना, सिमेट्रिकल है। तो यहां का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका भी कोई फील्ड आएगा। तो शायद बहुत बच्चे गेस कर पा रहे हैं कि सर इसका जो फील्ड होगा इस तरफ अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका भी अवे होगा। तो दोनों के जो कंपोनेंट होंगे उनका एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होगा और एक कंपोनेंट ऐड होगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर गए आप, ठीक है, और यहां पर जाकर किसी फाई डिस्टेंस पे और डी फाई का एक एलिमेंट लिया। तो आप मुझे बताओ कि फाई डिस्टेंस पे आप रोटेट करके गए ऐसे, ये फाई पे गए, और ये जो एंगल है अपना डी फाई है। तो यहां पर आपको एक छोटा सा चार्ज मिला डी क्यू, जो कितने लेंथ में है, ये जो लेंथ है इसको मैं बोल रहा हूं डीएल, आर्क लेंथ कितना बोल रहा हूं, डीएल, ठीक है। अब ये जो डीएल होगा, तो ये डी क्यू क्या लिख सकते हो, लैम्डा इसकी अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो कल भी लिखना सिखाया था तुम लोगों को कि जब लैम्डा कांस्टेंट होता है तो मुझे चार्ज लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू दैट मच लेंथ, ठीक बात है। तो देखो डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएल, लिख सकते हो लैम्डा इंटू डीएल। और डीएल को क्या लिख सकते हो, ये आर्क है, सर्कल में है, तो सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है आर्क लेंथ का, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला सबको पता है, ये आर है, ये थीटा है, ये एल है। तो एल इक्वल टू क्या बोलते हो, आर थीटा, है ना, थीटा यहाँ रेडियन में होता है, तो उसी को यूज कर लोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल को आप लिख सकते हो आर डी फाई, आर डी फाई। तो ये डी क्यू हो गया, ठीक। अब इस डी क्यू का फील्ड होगा, इस डी क्यू का जो फील्ड होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड बताया था कि अपने से रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहां पे जो डी क्यू का फील्ड होगा वो क्या होगा, देखो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये जो फील्ड होगा ये किसके वजह से, डी क्यू की वजह से, इसको आप बोल रहे हो डी, ठीक। अब इस डी का जो कंपोनेंट होगा, ये गेस कर पा रहे हो कि इसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका होगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट होगा इसका इस तरफ, ठीक है। और अगर ये फाई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी फाई होगा, देखो ये फाई है तो ये भी फाई होगा, है ना, ये ऐसा ही तो है, ये डी है और ये ऐसा है, ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा, समझ गए होगे। तो यहां से आपको मिलेगा डी कॉस फाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी साइन फाई, होगा। अब आप बताओ कि ठीक इसी तरीके से यहां पर भी एक डी क्यू है। अगर इसी को अगर आप फिर से देखो तो इस तरफ अगर आप डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इतना ही सिमेट्रिकल, है ना। आपको इसी फाई पे एक और डिफरेंशियल एलिमेंट मिलेगा, ये वाला, जिसको हम डी क्यू बोल रहे हैं यहां पर, ये डी क्यू है आइडेंटिकल। तो अब आप समझ गए होगे कि इस डी क्यू का जो फील्ड होगा वो इधर होगा और वो इसके साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, डी साइन फाई वाला कंपोनेंट अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां बना नहीं रहा हूं, या चलो बना ही देता हूं।
इसकी ज़रूरत है नहीं, अब समझ गए होंगे सब लोग कि यहाँ पे ये कंपोनेंट जो होगा डी का, ये तो डी कॉस फाई है, और ये जो कंपोनेंट है इसका वो भी इधर ही होगा। ये देखो ये होगा, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है ये भी डी होगा और ये भी फाई होगा, तो ये इधर फिर से डी कॉस फाई होगा और ये डी साइन फाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो डी साइन फाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर डी कॉस फाई ऐड होगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं, तो हमारे पास नेट फील्ड जो आएगी, अब यहां देखो जो गलती होती है वो समझो। अब आप ध्यान से सुनो, आप अगर 2d cos फाई लिख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर d cos फाई इसका और d cos फाई दोनों मिल गए, तो अगर आप कहीं 2d cos फाई लिख रहे हो तो आपकी जो लिमिट होगी, ये टोटल थीटा था, तो ये कितना होगा भाई, थीटा बाई 2, और ये कितना होगा एंगल, थीटा बाई 2। तो अगर आप 2 लिख रहे हो तो आपको फिर केवल 0 से थीटा बाई 2 इंटीग्रेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 लिख लिया, मतलब आप दोनों कंपोनेंट को साथ ले रहे हो। और अगर आप केवल d cos फाई को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो आप d cos फाई को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो अगर आप देख लेना कि आप दोनों कर सकते हो, तो इसमें जो ई नेट जो होगा, मैं लिख रहा हूं d cos फाई और यहां 2 नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब मुझे पूरे को लेना है, अभी मैंने 1 लिया है। अगर मैं 2 लिखूंगा तो मुझे केवल लिखना पड़ेगा 0 से थीटा बाई 2, यहां से ऐसे घूम जाओगे, ठीक है। और अगर आप 2 नहीं लिखते हो तो आपको ये इधर आओगे तो ये क्लॉकवाइज और इधर अपना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करोगे और इसको प्लस करोगे, तो इधर होगा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबको अगर आप जानने लगोगे तो एडवांस लेवल पे आप क्वेश्चंस करने लगोगे। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा, मेंस में काम चल जाएगा, मेंस में बिल्कुल काम चल जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर एडवांस तक का कुछ जील रखता है तो ये जो जितनी एक्सरसाइज चल रही है इसमें से हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, डी कॉस फाई, और मैं ये लिख रहा हूं माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। ये सबको क्लियर हो गया, लिमिट, ठीक है। अगर मैं यहां 2 लिखूंगा, इसका मतलब मैंने दोनों कंपोनेंट को साथ में इंटीग्रेट किया है, तो मुझे केवल 0 से थीटा बाई 2 घूमूंगा तो ये कंपोनेंट मिला, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो गया क्योंकि 2 लिखा है। ये कंपोनेंट लूंगा तो इधर भी 2 कवर हो गया, समझ गए होगे। अब इसे इंटीग्रेट करो, d की वैल्यू लिखो, d किसके वजह से, ड्यू टू dq। क्या लिखोगे पॉइंट चार्ज के लिए, k dq अपॉन डिस्टेंस कितना है, रेडियस r ही तो है, तो अपॉन में r स्क्वायर। dq क्या लिखोगे, आपके पास लिखा रखा हुआ है लैम्डा r d फाई, तो इसको यहां पुट कर दो, तो हमारे पास d आ जाएगा k अपॉन r स्क्वायर लैम्डा r d फाई, ठीक है। r से r एक कैंसिल हुआ तो d मिलता है तुम्हें k लैम्डा r d फाई। अब इसको आप यहां पुट कर दो तो ई नेट हमारे पास आएगा, के लैम्डा आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर होगा, ये सबको पता है कि कांस्टेंट्स इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेंगे, तो के लैम्डा आर बाहर हो गया, कॉस फाई डी फाई, और ये हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। कॉस फाई का इंटीग्रेशन बताओ, साइन फाई, तो साइन फाई और साइन का माइनस कॉस, तो यहां से होगा के लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा साइन फाई, और लिमिट रखोगे ऐसे माइनस, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, एक एक स्टेप इसीलिए कर रहा हूं कि आप हमसे दूर हो तो आपको मैक्सिमम चीज जो है स्टेप से समझ में आ जाए। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो के लैम्डा बाई आर, अब देखो अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, एक एक स्टेप मैं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं,
साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई टू, यही तो होगा बस। तो आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहां से बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो फाइनली तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, इस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जो भी फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में बंद करूं, स्टार मार्किंग करूं, समझो वो आपके लिए रामबाण है, उसको तो आपको लेना ही लेना है अच्छे से। और वो ऐसे याद नहीं होगा कि रोज बैठ के फॉर्मूला रट रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से याद होगा। तो यहां पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तुम्हें एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला मिला और इससे आप किसी भी आर्क का निकाल सकते हो, किसी भी आर्क का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका है, दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, रुकिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ऐसे दिख रहा है आई थिंक, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये अभी से दिमाग में बैठा लो। बट मैं फिर बोल रहा हूं ना कि अगर आप एक्चुअल आईआईटीएन बनना चाहते हो, आईआईटीएन बनना चाहते हो भाई, तो आपको अप्रोच ध्यान रखना होगा। पता है क्यों? एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। आईआईटी एडवांस ये नहीं पूछेगा, जेईई मेंस पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास ये बोल दे कि ये लैम्डा जो है थीटा का फंक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म है, लैम्डा इक्वल टू समथिंग लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, तो क्या ये फॉर्मूला लगाओगे? बताओ, गया फॉर्मूला, खत्म हो गया। मैंने फर्स्ट दिन ही बोला था तुम लोगों को कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स के नेचर को समझ ले, एक सिचुएशनल सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस की अनलिमिटेड लिमिट है, लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस क्वेश्चन बन सकते हैं, सिचुएशन चेंज होगा तो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम बहुत थोड़ा है। अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां लैम्डा के जगह पे मैं क्या कर दूं, लैम्डा नॉट कॉस थीटा कर दूं, मेरी बात समझना ध्यान से, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ये जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कितना है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। लो, अब जैसे जैसे थीटा चेंज होगा लैम्डा चेंज होगा, तो कहां चेंज आएगा? कोई बच्चा ये डायरेक्ट फॉर्मूला करेगा तो वो तो नहीं कर पाएगा, वो गलत कर देगा, ठीक है। लिमिट में प्रॉब्लम है, लिमिट में क्या प्रॉब्लम है बताओ? यहां से अब मैंने बोला है कि 2d cos थीटा अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0 से थीटा बाई 2। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं, शायद लिमिट आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि d cos फाई और इसका d cos फाई दोनों जुड़ेंगे तो 2d cos फाई होंगे, ठीक बात है। तो जब 2d cos फाई होंगे तो आपके पास क्या करने का है कि आपने ये और ये दोनों साथ ले लिया हुआ है, मेरी बात समझिएगा, दोनों साथ ले लिया है, तो आपको केवल यहां से यहां घूम जाना होगा, यहां से 0 से थीटा बाई 2 तक घूम जाना होगा, समझ गए। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है, अगर आपने साथ में नहीं लिया है तो आप क्या करोगे, उसको इधर वाला प्लस लोगे तो इधर वाला लिमिट माइनस लोगे। इंटीग्रेशन से पहले उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, किसको इंसर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के पहले? सब ठीक है, डी हो जाएगा के लैम्डा बाई आर डी फाई, यहां पे सब ये सब ठीक है, कॉस फाई का साइन फाई सब ठीक है भाई, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 2 लेंगे तो 0 से थीटा बाई 2 कर दोगे, अगर आपने ये नहीं लिया तो आप ये कर लोगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर लैम्डा वेरिएबल हो तो कोई बताएगा मुझे कि यहां पर क्या ट्विस्ट होगा, क्या चेंज हो जाएगा, जिसको प्रोसेस पता है वो कर देगा। कैसे? ये जो लैम्डा कांस्टेंट है, इस लैम्डा की जगह क्या लिख दोगे, ये उठा के लाके रख दोगे लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, और लैम्डा नॉट कॉस थीटा रख दोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा नया फंक्शन, उसको इंटीग्रेट कर दोगे। रिंग में जो है, रिंग में भाई लैम्डा होगा, सिग्मा नहीं होगा, डिस्क नहीं है, 2 डायमेंशन नहीं है, ये एक पतली तार है और इस पतली तार में चार्ज स्प्रेड हुए हैं, समझ गए। तो जब पतली तार में जब स्प्रेड हुए हैं आपके पास चार्जेस, तो वो लीनियर होगा, आपका 2 डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? ई नेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं 2 के लैम्डा बाई आर, ई जो है अपना है 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क।
ठीक है, किसी को डेरिवेशन और इन चीजों में बहुत दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट फॉर्मूले याद रखिएगा कि जेई मेंस लेवल की चीजें आप आराम से कर पाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, ये भी ध्यान रखना, एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो फिर। मान लो हमारे पास एक आर्क है और ये एक आर्क ऐसा है, और एक आर्क आपका ऐसा है, ठीक है, ये है। अब इसको क्या करो, आपको यहां पे दो आर्क हैं, दोनों का आपको क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालना है। कहां पर? इनके सेंटर पे, सेंटर कॉमन है, सेंटर आपका सी ही है, ये है सेंटर सी, ठीक है। एंगल दे दे रहा हूं, ये आपका जो है मान लीजिए 60 डिग्री और ये अपना 30 डिग्री है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर। दोनों का लैम्डा सेम है, लैम्डा कांस्टेंट है और दोनों का लैम्डा सेम है। आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। मान लो ये मेंस में आ गया, मान लो तो नहीं कर लोगे अब, मान लो मेंस में, जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो जिसको अगर डेरिवेशन नहीं भी पता है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं भी जानता है, और एटलीस्ट वो फॉर्मूला जानता है और ये जानता है कि फॉर्मूले में किसका क्या मीनिंग है, तो वो भी कर लेगा। ठीक है, कंपोनेंट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो आप पूछ रहे हैं कि कंपोनेंट में अगर लिखना चाहते हैं तो कंपोनेंट में लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको कंपोनेंट में लिखना क्या है, सीधे जे कैप माइनस जे कैप लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल था और नेट फील्ड नीचे जा रही थी अगर पॉजिटिव है, तो इतना इंटू जे कैप लिख देना, हो गया। और अगर नेगेटिव होगा तो ऊपर जाएगा, तो इतना वेक्टर इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड इंटू प्लस जे कैप लिख देना। ठीक है, इसका आंसर दो जल्दी से। 2k लैम्डा बाई आर साइन 30 माइनस साइन 15, साइन 15 आएगा, सही कह रहा हूं, साइन 15 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड एंगल के लिए, या चलो ठीक है रहने ही दो, साइन 15 की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो यहां से जो किसी बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, देखिए इस आर्क के लिए क्या लिखेंगे, इस आर्क का जो है इसको आप फर्स्ट आर्क मान लीजिए, तो फर्स्ट के लिए डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इधर होगा, है ना, और ये पॉजिटिव है तो इसके लिए अवे होगा इधर, तो आप बोल सकते हो दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट। तो दिस इज नेट ई ड्यू टू फर्स्ट आर्क नीचे क्योंकि पॉजिटिव है, और ये जो होगा ई ड्यू टू नेट जो है वो अपना क्या होगा, आपका ई ड्यू टू सेकेंड। क्लियर है, इसका रेडियस आर ले लीजिएगा, तो ई आप लिख सकते हैं, दोनों के लिए आर ही लिया है मैंने, तो अब आप लिख सकते हो इसके लिए बस थीटा यहां पे 60 पुट कर देना और इसके लिए थीटा 30 पुट कर देना, वहां से आपको आंसर मिलेगा। दोनों माइनस होंगे, ठीक है, E2 और E1 दोनों अपोजिट होंगे, दोनों माइनस होंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये आपने कर लिया क्वेश्चन, तो इसका फाइनली ई नेट मैं लिख दे रहा हूं, ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, इसके लिए आप लिख रहे हो तो साइन पहले 60 करोगे तो क्या आएगा, 60/2 वो हो जाएगा साइन 30,
माइनस इसका हो जाएगा साइन 15। यहां लिख दे रहा हूं, ई नेट जो आएगा वो आपका होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 30 माइनस साइन 15, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, साइन 15 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बहुत बढ़िया भाई, निकाल रहे हैं कुछ लोग। साइन 15 को आप साइन a माइनस बी से कर सकते हो, है ना। साइन 45 माइनस साइन 30, वहां से आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यूज देखो, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन देता हूं जो अभी तक आपने पढ़ा है, वो ये है कि मान लो हमारे पास एक लाइन चार्ज है, इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का लाइन चार्ज है। ऐसा है, ठीक है, इस फॉर्म का लाइन चार्ज है। और यहां पर क्या हो रहा है कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो इधर इन्फिनिटी को, और इधर भी ये एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, और सब में आपने लाइन चार्ज लैम्डा बना रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सब में सेम है, वो है अपना लैम्डा। ये है लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, विच इज कांस्टेंट। नाउ यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। और ये तुम देख पा रहे हो कि यहां पे इस P पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट ले लिया है मैंने, ये एक क्वार्टर आर्क है। ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यहीं से देख रहे हो, है ना। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, बिल्कुल इरोडोफ का क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स इरोडोफ के यहीं पे सॉल्व करेंगे हम लोग क्लास में, बस धीरे धीरे आप पेशेंस से पढ़ते जाइए आप लोग, ठीक है, अच्छे से। तो आपको इसकी हेडेक नहीं लेनी है। मैं पहली क्लास में भी बोला था कि मैं कैसे आपको प्लान करके ऊपर ले जाऊंगा, वो मेरा काम है। एग्जीक्यूशन इज माई काम, ठीक है, एग्जीक्यूशन प्लानिंग इज माई काम, माई वर्क, और एग्जीक्यूशन तो हम दोनों को साथ में ही करना है। तो यहां से अब आपके पास जल्दी से बेटा थोड़ा सा ट्राई मार के मुझे इसका आंसर बता दो, क्योंकि तुम लोगों को ये बताया गया है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पहला हिंट है कि इसको आप 3 अलग अलग में ब्रेक कर दो, 3 अलग अलग चीजों में ब्रेक कर दो। 3 अलग अलग चीजों में ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि आप पहले इसको मानो एक सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, इसको आप ये मानो, इसको फर्स्ट सेक्शन मानो, इस आर्क को सेकंड सेक्शन मानो, और इस सेमी इसको थर्ड मानो। मतलब इतने को, है ना, इतना पोर्शन यहां से ये वाले को आप एक अलग मानो, और इस आर्क को अलग मानो, और इस वाले को आप अलग मानो। ठीक है, अब बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। कैसे? आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि इस P पॉइंट के लिए दिस इज सेमी इनफाइनाइट, अभी अभी केस किया है तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या बोलोगे, अभी अभी किया था कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। और तुम्हें ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर ऐसा बनाना है जिससे कि अगर पॉजिटिव है तो नेट फील्ड उसके अवे आए। तो चलो तुम लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट सेक्शन के लिए कैसे ड्रॉ करें, जल्दी बताओ। फर्स्ट सेक्शन के लिए क्या बोल सकते हो कि इसका ई पैरेलल जो होगा वो ऐसा होगा, ई पैरेलल, ऐसे लिख रहा हूं, ई पैरेलल ड्यू टू फर्स्ट सेक्शन। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सेक्शन का ई पैरेलल, और ये हो जाएगा फर्स्ट सेक्शन का ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट फर्स्ट सेक्शन का। यहां तक क्लियर हो? और तुम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, के लैम्डा बाई आर। ये आर है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर दिया होगा आपको, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, के लैम्डा बाई डी होता है, तो ये के लैम्डा बाई आर, और ये भी क्या होगा, के लैम्डा बाई आर। यहां तक क्लियर हो? बोलो। अब आप क्या करोगे, इस वाले के लिए, इस सेमी इनफाइनाइट को देखो, इस सेमी इनफाइनाइट, तभी तो आपका नेट फील्ड इधर अवे जाएगा। क्लियर है? अब ये जो नीचे वाली जो स्ट्रिप जा रही है सीधी वाली, इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इसके लिए आपका जो है इस ई थर्ड का पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, आप लोग बताओ, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा?
ई पैरेलल कंपोनेंट जो होगा थर्ड वाले के लिए वो लेफ्ट में होगा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर होगा, तभी तो रिजल्टेंट इसके अवे जाएगा। देखो मैं बना रहा हूं, इधर होगा ई थर्ड का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल, और ये हो जाएगा ई थर्ड का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर। वैल्यू इसकी भी वही होगी के लैम्डा बाई आर, और ये भी होगा अपना के लैम्डा बाई आर। बोलो भाई, तो शायद सभी बच्चों को ये आइडिया लग गया होगा कि सर ये दोनों मिलकर नेट फील्ड तो जीरो करने वाले हैं, मानते हो कि नहीं? तो ये वाली सेमी इनफाइनाइट और नीचे वाली सेमी इनफाइनाइट, ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं। तो बचेगा फील्ड किसके वजह से, ओनली ड्यू टू आर्क, है ना? तो केवल आर्क के वजह से आपका फील्ड बचेगा, और ये होगा इस तरफ, ये होगा अपना क्या, E2, और ये क्वार्टर आर्क है। तो क्वार्टर आर्क, इसको मैं इधर बना दे रहा हूं, ये जो क्वार्टर आर्क है इतने का बचेगा। इसका टोटल एंगल सबस्टेंड कितना है, 90। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, रिजल्टेंट फील्ड आपकी उधर ही होगी, है ना? रिजल्टेंट फील्ड जो होगी अपनी वो इसी की तरफ होगी, ऐसे। ये होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल का, इसी की तरफ नेट फील्ड होगी, और ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल सबस्टेंस कितना है, 90। तो ये हो जाएगा अपना E2। E2 बोलो, तो E2 क्या लिखोगे जल्दी बताओ, के लैम्डा बाई डी, डी के जगह पे क्या होगा, आर होगा, सॉरी के लैम्डा बाई आर, तो आर ही है, और क्या लिखते थे, साइन 2 के लैम्डा बाई आर लिखते थे ना, ये 2 होगा, तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन 90/2, थीटा बाई 2 लिखते थे, तो ये 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको E2 मिल जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 हो जाएगा 1/√2, और यहां से आएगा फिर √2 के लैम्डा बाई आर। तो E2 आ गया, और यहां से ये दोनों कैंसिल ही हो गए, तो हमारे पास E नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, E2 के ही बराबर होगा, और वो होगा √2 के लैम्डा बाई आर। ये आंसर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन कहीं हो सकता है तुमको इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। वेक्टर फॉर्म नहीं कर सकते, इसको ब्रेक कर दो, इसका ये इधर होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एंगल तुम्हें पता ही है कि इसका एंगल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 45, है ना? तो ये हो जाएगा अपना E2/√2, और इधर हो जाएगा E2/√2। तो आई और जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहते हो, लिख दो। ई नेट वेक्टर अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, E2/√2, E2 अपने पास ये है, तो कितना हो जाएगा, √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है? और यहां से आ जाएगा अपना आई कैप प्लस इधर हो जाएगा जे कैप। ये क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, cos 45 है ना, तो ये यहां पे गड़बड़ है, यहां पे फिर केवल क्या होगा, के लैम्डा बाई आर, है ना? cos 45 E2 को करोगे cos 45 तो 1/√2 कैंसिल होगा ना, तो वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? बस इसका तुमने क्या किया, कंपोनेंट ले लिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी पे इसका एप्लीकेशन। मान लीजिए अब आपके पास ये पूछा जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास कोई एक लाइन चार्ज है ना, कोई एक लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, मान लो फाइनाइट है ना, लाइन चार्ज आपका क्या है, फाइनाइट है। 45 कैसे हुआ, अरे यार थोड़ा सोचा करो भाई। एक क्वार्टर है, ये ऐसे देखो, ये क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल का ये रहा, यह है ना क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला,
नेट फील्ड आपकी ये हाफ आर्क इधर 45 का होगा और ये हाफ आर्क अपना 45, यही तो सिमेट्रिकल बनेगा, तो हमारी नेट फील्ड इधर ही तो होगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 90 है, तो फॉर्मूले में जब पुट कर रहे हो तो साइन थीटा बाई 2 है ना, तो साइन 90/2, फॉर्मूले को देखो, थीटा टोटल यहां पे 90 है भाई। ठीक है, थीटा यहां पे टोटल 90 है, तो यहां पे 90/2 हो जाएगा। आपका जो कोई बार बार इतना मेहनत कर रहा है, मत करिए मेहनत, मैं आपका कमेंट देख लिया हूं, आपको अभी इसका ब्रीफ कर दूंगा पॉइंट चार्ज के बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर अगर एक क्वेश्चन देखिए, जब पढ़ रहे होते हो तो पढ़ाई कर लो, मैंने डाउट वाले कमेंट कभी मिस नहीं होंगे मुझसे। ठीक है, बाकी फालतू कमेंट मैं इग्नोर मार सकता हूं, बट डाउट वाले कंपोनेंट आपका जो होगा वो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही ले लें। चलिए बताइए, और यहां पर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये यहां से मान लो एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है या डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये टोटल है अपना एल, ये लाइन चार्ज है एल। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं धीरे धीरे, एक क्वेश्चन है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको निकालना है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज तो फोर्स हम निकालना चाह रहे हैं पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज के बीच में। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर आपको जो दिया गया है ये सब पॉजिटिव मैंने दिया हुआ है, तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है लैम्डा। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो कांस्टेंट भी हो सकती है और नहीं भी, मैं यहां पे कांस्टेंट ले रहा हूं, मान लो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाया होगा। तुम लोग को अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर दो चार्जेस हैं तो कैसे जो है आपस में एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, कल ही बताया था। वो क्या करेंगे, ये उस पे फील्ड लगाएगा इस पर, और इसी फील्ड में ये सारे चार्जेस पड़े होंगे, तो इस पे लगाएगा आपका फोर्स। ठीक उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जो है अपना फील्ड क्रिएट करेगा और उसके वजह से लगेगा इस पे फोर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में चालाकी ये होती है, देखो ध्यान से, कि हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पे जो लगता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो जब वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है तो आपको पता है कि मैं किसी का किसी पे निकालूं दोनों बराबर होंगे। तो अब आपको ये चालाकी इसमें दिखानी है कि किसके वजह से किस पर निकाल लेना आसान होगा, मतलब किसके वजह से किस पर हम फील्ड लिख लें और उसके वजह से हम फोर्स लिख लें। आपने ये पढ़ा ही है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, कल ही पढ़ा था जब आपने E की डिफिनेशन यूज करी थी। तो ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई बताएगा मुझे कि किसके फील्ड के वजह से किस पे फोर्स निकालें, इसके फील्ड के वजह से इस पे फोर्स निकालें या इस पॉइंट चार्ज के फील्ड के वजह से ये जो लाइन चार्ज पड़े हुए हैं इन पे फोर्स निकालें, किस पे आपको आसान लग रहा है, आप लोग बताओ। वेक्टर फॉर्म, दीपक भाई थोड़ा सा अपना बेसिक मजबूत करो भाई दीपक, बहुत परेशान हो जाओगे नहीं तो। यहां पर आपके पास मैंने कहा था कि यहां पर जो आर्क आया था, अब आप 12th में हो तो यार ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना कि ये मान के चल रहे हैं, ये E था, बहुत सिंपल सी बात थी कि ये 45 था, तो यहां पे हो जाएगा E cos 45, ये कंपोनेंट लेना तुम्हें नहीं आता, E sin 45। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा आपके पास, E बाई √2 आई कैप प्लस E बाई √2 जे कैप, और E की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो कितना था, √2 k लैम्डा बाई डी। तो यहां पे पुट करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा चीज पढ़ लो भाई, है ना। चलिए, तो अब यहां पे आप लोग कुछ लोगों ने बताया मुझे कि पॉइंट चार्ज है, वेरी गुड अरविंद, पॉइंट चार्ज के वजह से आसान है क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का फील्ड का फॉर्मूला पता है, वो कितना है, KQ बाई आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज यहां पे फील्ड क्रिएट कर रहा है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब वो KQ बाई आर स्क्वायर होगा
तो आप मुझे बताओ कि ये जो चार्ज है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कर लेना बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन को समझ के कर लेना बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज करके और खूब बड़े बड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दो, इससे आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको फायदा मिलेगा कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्यों, कैसे, कब, ये सब समझ कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा होगा। तो जो बच्चा शुरू से इस अप्रोच को फॉलो कर रहा होगा तो उसको फिजिक्स में हर्डल नहीं फेस करना होगा। इसीलिए इतनी चीजें आपको बताई जा रही हैं बार बार। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं अब इसी में कोई बोलेगा कि सर इसके वजह से भी निकालना आसान है, लेकिन सोचो कितना टफ है इस पूरे फाइनाइट लाइन चार्ज का। हमें यहां पर फील्ड कैसे निकालेंगे, डी डिस्टेंस पे, वो भी डी आपका यहां पर है, बहुत टफ है। लेकिन पॉइंट चार्ज की फील्ड हमें पता है, तो पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है KQ/R²। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं, लेकिन वहां भी चैलेंज है, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये चार्ज जो होगा, मान लो आपने इसमें से एक चार्ज चुना, देखिए आपने इसमें से एक चार्ज चुना, यहां से x पे गए ऐसे, और यहां पे एक dx लेंथ का एक टुकड़ा इसमें से कट किया, और यहां पर हमें मिला कुछ dq, हमें मिला dq, ठीक। अब ये जो dq है, इस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इस dq पे यहां पर आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q, और इस E ड्यू टू Q में कौन पड़ा है भाई? dq पड़ा है। तो किसी फील्ड में कोई चार्ज पड़ा होगा तो उस पर लगेगा फोर्स, कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E, यही तो फोर्स लगेगा। तो अब आप बताओ मुझे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये dq पड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये dq पड़ा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा अपना dF, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तो यहां पे लगेगा dF, ठीक। तो ये जो dF होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो? dF इज इक्वल टू dq इंटू E ड्यू टू Q, और E ड्यू टू Q कहां पर? एट x, ये कांस्टेंट नहीं है। E ड्यू टू Q जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि E ड्यू टू Q जो है x वाले पॉइंट पे, क्योंकि यह x यहां पर है, फिर आगे बढ़ जाओगे तो KQ/x², ये x मतलब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बोली जाएगी। तो ये सारे जो लाइन चार्ज हैं, ध्यान से समझिए, ये जो सारे स्ट्रिप पे लाइन चार्ज, जो लाइन चार्ज दिख रहे हैं, ये सब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए हैं। और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? पॉइंट चार्ज की है। हर दूरी पे पॉइंट चार्ज अलग अलग फील्ड लगा रहा होगा, तो जब अलग लगा रहा होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो यहां का फील्ड और यहां का फील्ड, मान लो मैंने यहां पे लिया, तो यहां का फील्ड अलग हो जाएगा, यहां का फोर्स अलग हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अच्छी बात क्या है वो सुनिए। अच्छी बात यह है कि ये सारे फोर्स पैरेलल होंगे, तो आपको वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे सारे dF जो है पैरेलल होंगे, तो सभी dF जो पैरेलल हैं तो आप उसे ऐड कर दोगे, dF1 dF2 dF3, मतलब इंटीग्रेट कर दोगे। क्लियर है? कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया है, बहुत बढ़िया। तो dQ EQX, तो अब फंक्शन बन रहा है। देखिए dQ लिखना सिखाया था, dQ क्या लिखोगे? dQ होगा लैम्डा, ठीक है, इंटू dx। अब कोई बच्चा बोले कि मान लो इस क्वेश्चन को चेंज हो जाए कि अगर लैम्डा भी नॉन यूनिफॉर्म हो, यहां लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा का भी फंक्शन दिया जाएगा, तो वहां पे आप मान लो लैम्डा दिया जा रहा है ऐसा, लैम्डा नॉट x², तो जब आपको नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा आप यहां पे x का फंक्शन दिया जाएगा, आप x यहां पुट कर देना, नया फंक्शन बन जाएगा, कोई नया चीज नहीं है। क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो आप इजिली हैंडल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना dx, तो लैम्डा dx हो गया। अब आप बताओ क्या हो जाएगा? df लैम्डा dx, और E ड्यू टू Q, E ड्यू टू Q क्या होगा? E ड्यू टू Q हमारे पास होगा k, x डिस्टेंस पे इसकी फील्ड क्या होगी? KQ एट x, कितना हो जाएगा? KQ/x²। बोलो भाई, तो बस यहां से dF आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो dF हो जाएगा k लैम्डा Q dQ अपॉन, एक मिनट, dQ क्या होगा? लैम्डा dx होगा ना, तो ये आ जाएगा आपका dQ लैम्डा dx।
तो लैम्डा और इधर dx मैंने पहले dq लिख दिया, अब e ड्यू टू q लिख रहा हूं, वो होगा kq अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन तुम्हारा बनता है df इज इक्वल टू k लैम्डा q dx अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट को ध्यान से समझो, अब ऐसे इंटीग्रेट करोगे सारे फोर्सेज ऐड होंगे सभी जगह के। अब देखो लिमिट को ध्यान से देखो, ये x तुमने कहां से लिया है, पॉजिटिव चार्ज से, तो इसको पीछे ले आओ, यहां पर आ जाओ। तो x जब तुम यहां पे आ जाओगे तो x की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, d। ठीक है, और अब आगे बढ़ोगे तो यहां तक कवर करना है तुम्हें, तो x पूरा कितना हो जाएगा, l प्लस डी। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हम लिमिट यहां से ले लें, इसको भी समझो। देखो कुछ बोल सकते हैं कि सर हमने x यहां से लिया, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन यही रहेगा। लेकिन फिर यहां पे d होगा, तो जब आप ये फील्ड लिख रहे होगे e ड्यू टू q, वो लिखोगे के क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये लिखोगे फिर। और फिर लिमिट जो होगी वो तुम्हारी 0 से l होगी, क्योंकि यहां पर आओगे तो x 0 होगा, यहां पर आओगे तो l होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे कर सकते हो। बस यहां के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन में, ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहीं से लिया है। तो आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने दोनों बता दिया आपको। तो यहां पे इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से f, और ये हो जाएगा अपना कहां से कहां, x अगर आपका ये हो जाएगा तो 0 से, हाँ d से लोअर लिमिट d होगी, और ये हो जाएगा d प्लस एल। तो f नेट आ जाएगा -1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, d से d प्लस एल। तो आपको क्या मिल जाएगा, f नेट k लैम्डा क्यू -1 अपॉन एल डी प्लस एल, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एल। तो फाइनल आंसर होगा एफ नेट इक्वल टू के लैम्डा क्यू 1/l माइनस 1/d प्लस एल। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, तो एफ नेट आपको मिलेगा, यहाँ पे d प्लस एल, डी कैंसिल होगा तो एल कैंसिल होगा, के लैम्डा क्यू डी अपॉन एल डी प्लस एल। ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपना आंसर, या 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से ये समझ पाए कि कैसे हम यूनिफॉर्मली, अभी तक हम अब डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ तो लगा नहीं सकते थे, है ना, 2 पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, एक तो यहाँ पॉइंट चार्ज है और यहाँ एक लाइन चार्ज है। तो उसको करने का अप्रोच आपको थोड़ा आइडिया लगा कि हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें आपको यही ध्यान रखना है, चालाकी यही दिखानी है कि किसकी फील्ड लिखें, जिसकी फील्ड इजी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमने लाइन चार्ज देखा, ठीक है, और आर्क देखा। अब देखते हैं कि मान लीजिए इस आर्क में पूरा कंप्लीट आर्क हो जाए। पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग बताओगे इसका रिजल्ट। मान लो हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ऐसा एक लाइन चार्ज है, ठीक है, सेमी सर्कुलर, लाइन चार्ज है, और जस्ट इसके सेंटर पे एक बॉल बांध दिया है, मेटेलिक बॉल बांध दिया है, और वो जो है ऐसे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, और ये इंसुलेटेड थ्रेड है। अब आप लोग इसका मतलब समझते हो इंसुलेटेड थ्रेड का। इंसुलेटेड थ्रेड का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चार्ज डिस्पर्स किया है तो वो केवल बॉल पर ही रहेगा, है ना, और वो है Q, स्मॉल q, ये इसका सेंटर है। ये जो है इस सेमी इनफाइनाइट, ये है अपना टोटल चार्ज इस पर है Q, टोटल चार्ज इस पे है Q, ठीक है, और ये रेडियस है R, ये इंसुलेटेड है। अब आपको बताना है कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा।
ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड। थोड़ा सा अटेम्प्ट मारिए और ट्राई मारिए जल्दी से। अब आपके लिए आसान है ये क्वेश्चन, कर सकते हैं, करिएगा। एल के जगह डी होगा कहां पर भाई? कहां पर डी होगा? ये एलसीएम लिया हमने तो एल तो कैंसिल हो गया, ऊपर डी आएगा, सही तो है। ऋषि क्लियर हो गया? तान्या ने आंसर दे भी दिया है, देखते हैं क्या दे रहे हैं वो। बहुत बढ़िया तान्या, मुझे लगता है आपका आंसर सही है। पहले ऋषि आपका क्लियर है, एल की जगह डी होगा। कहां पे डी होगा? ये सब तो ठीक लग रहा है। यहां पे ये देखो, इसको एलसीएम लोगे तो यहां पे तो डी ऊपर आएगा, इधर एल आएगा, डी प्लस एल, सही तो है सर। लोअर लिमिट इज डी, हाँ लोअर लिमिट डी है तो किया तो है। ये डी से डी प्लस एल, ये यहां लिख दिया, इससे तुम्हें थोड़ा दिक्कत तो नहीं हो रही? ये डी ही है भाई, डी ही तो लिखा गया था, ये डी ही है, मैंने यहां नीचे लिखा हुआ है। क्लियर तो है? लोअर लिमिट डी ही लिया है। अच्छा, ओके। आपका नाम सही से पढ़ नहीं पाया शायद, सॉरी। चलिए देखते हैं, बहुत बच्चों ने ट्राई कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। मैं चाहता हूं यही जज्बा आपका कायम रहे, ठीक है? ट्राई जरूर करिए बेटा आप लोग, ठीक है? तो अब देखिए क्या होगा यहां पे, ये क्या होगा कि पहले तो देखेंगे इस पे टेंशन कौन क्रिएट कर रहा है ना? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस फील्ड में पड़ा हुआ है, अब आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। एक आप जनरल आर्क का फॉर्मूला अभी जानते हो, तो अगर आपको जनरल आर्क का फॉर्मूला पता है वो ये है। जनरल आर्क के लिए अभी अभी आपने डिराइव किया कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा जो है इसके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगी, यही तो पढ़ा आपने इधर। और वो कितना होगा? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो मैंने अभी वही कहा ना कि एटलीस्ट आप फॉर्मूला जो डिराइव रिजल्ट है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि याद रखो, सबको नहीं रखना है, एटलीस्ट वो भी आप ध्यान रखोगे तो ये जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे। तो 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो आप देखो कि, और ये इधर ही होगा क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था। तो उसी तरीके से ये सेमी इनफाइनाइट है, तो व्हाट इज द टोटल एंगल सब्सटेंस? यहां पे थीटा किसके बराबर होने वाला है? पाई के। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके इस तरफ ही होगी, इसी सेंटर के अलोंग होगी, इसी रस्सी के अलोंग ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो ठीक? तो ई ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से ई नीचे होगा, ठीक है? अब ये जो ई नीचे होगा, अरे ठीक है, और यहां नेगेटिव चार्ज है। तो अभी आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है QE, और अगर ये नेगेटिव है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था तुम लोगों को, तो क्या होगा कि ये फील्ड वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर दोनों ऑपोजिट होंगे नेगेटिव के लिए। इसका मतलब यहां जो बॉल पे तुमने नेगेटिव चार्ज आपने फैला रखा है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसके वजह से आपका ऊपर लगेगा इधर, और वो कितना हो जाएगा? Q इंटू ई का फोर्स लगेगा, यही F ही लगेगा, और इस F ही की वजह से स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी और इसमें आ जाएगा टेंशन, और ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। हाँ भाई ऋषि बताओ क्या बोल रहे हो आप, क्या सुनाना चाह रहे हो, सुनाओ। वन बाई के जगह वन बाई एल के जगह वन बाई डी, किसकी बात कर रहे हो भाई? वन बाई एल के जगह वन बाई डी, वन बाई एल, ये अपर लिमिट, ये यहां पे ना, अच्छा अब समझ में आई तुम्हारी बात, बहुत देर में, सॉरी, सही कह रहे हो। -1/dl है
और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/d होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा था इतने देर से, सॉरी। ये 1/d होगा, सही कह रहे हैं आप। अपर लिमिट थोड़ा सा यही ड्रॉबैक है दूरी का, 1/d माइनस 1/dl, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपर लिमिट माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/d माइनस ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो छोटी छोटी अगर कुछ हो भी जाती है, लेकिन अच्छी बात है आपने बताया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये बता दिया करो, देखो ये सब चीजें थोड़ी बहुत स्लाइट, ये पेन का इधर उधर है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बता दिया करो, क्लियर है। चलो अब तो समझ गए होगे तुम लोग, सॉल्व कर ही लोगे। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ था, ये था। हाँ, तो अब आप शायद बहुत बच्चे समझ गए कि अब यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है इसकी, लेकिन यहाँ पे लैम्डा नहीं दिया है, टोटल चार्ज दिया है, ठीक है। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे थे, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे आपके पास ये जो लैम्डा होगा ये आपको नहीं दिया है, आपको टोटल चार्ज दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर नेगेटिव होगा भाई, अगर नेगेटिव होगा तो केवल डायरेक्शन चेंज होगा, फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। किसी ने बोला है कि अगर रॉड नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अरे नेगेटिव चार्ज होगा तो केवल आपका क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है, साइन चेंज होगा, मतलब उसकी तरफ होगा। तो यहां पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। लैम्डा पहले निकालते हैं, तो बताओ लैम्डा क्या होगा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, Q/2πr, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखने वाला हूं मैं, बताओ क्या होगा, 2K/r, और लैम्डा को लिख रहा हूं Q/2πr, और यहां पे साइन थीटा कितना है यहां पर, पाई, तो यहां थीटा हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा π/2, तो ये चीज तो 1 हो गई, ठीक। और यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास E क्या मिला, KQ, ठीक है, अपॉन πr², KQ/πr², क्लियर है सबको। अब K को ये भी कर सकते हो 1/4πε0 लिख लो, ठीक है। तो πr, KQ/πr क्यों होगा, K R इंटू R, यहां पे देखो लैम्डा का एक R और एक फॉर्मूले में R है, ठीक है, तो R² हो जाएगा ना, तो KQ/πr², ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आप बैलेंस कर दो इसके साथ, Q के साथ मल्टीप्लाई करके, तो टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन फाइनली T क्या मिलता है, वो हो जाएगा अपने पास Q इंटू E के बराबर, और Q से इसको मल्टीप्लाई करो तो KQ इंटू Q अपॉन πr², न्यूटन, यही तो टेंशन होगा। बोलो, यही आ रहा था तुम लोग का। भाई जिसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है भाई, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसी का तो एप्लीकेशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार और लेक्चर घर में रिवाइज करिएगा, सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ये प्री एज्यूम मत करिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से आप, अच्छा ये बताओ कि इसको और भी फॉर्म हो सकता है, K को लिख सकते हो 1/4πε0, तो वहां से हो सकता है कि ऑप्शन जो है इस फॉर्म में बनाया जाए, 1/4πε0, ठीक है। क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव Q की तरफ होगा, पॉजिटिव Q की तरफ होगा, किसने कहा भाई, इसी की फील्ड इसके तरफ कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमेशा से दूर होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजों में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमेशा इससे दूर होती, अगर ये नेगेटिव होता तब इधर होता, ठीक है। अब आपके पास यहां पे माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा था कि उस पर फोर्स अपोजिट लगेगा, तो फोर्स अपोजिट लगेगा, फील्ड तो नीचे होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सिंपल बात है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, देखो एक बच्चे ने पकड़ा है, लैम्डा जो होगा वो हम लोग 2πr कर रहे हैं, लैम्डा जो होगा वो होगा Q/πr ना भाई,
लैम्डा जो होगा क्यू अपॉन पाई आर होगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो यहाँ पे 2 रहेगा और ये चीज यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास E, वो हो जाएगा अपने पास, ये भी हटा रहा हूं मैं, फिर एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। E जो हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, देखो 2k अपॉन आर, लैम्डा लिख रहा हूं q अपॉन पाई आर, ठीक है, और साइन पाई बाई 2, अब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। और यहां पे अब आपके पास आ जाएगा E 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो टेंशन कितना हो जाएगा, q इंटू ई, इसको q से बस मल्टीप्लाई करना है, तो 2kq इंटू स्मॉल q अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है भाई, देख लो सब लोग, अब ठीक है, यहां पे लैम्डा गलत लिख दिया था, ठीक है। अगर वायर नेगेटिव एक्सिस में सेमी इनफाइनाइट होगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, अरे उससे क्या दिक्कत है, कहीं भी हो अल्फा बीटा सेम होगा भाई सेमी इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। तो 2 बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आप लोगों को लीनियर लाइन चार्ज के लिए टेंशन Q इंटू ई क्यों होगा, अरे जब फोर्स लगता है तो फोर्स के वजह से ही टेंशन आता है, कोई रस्सी को जब तुम खींचते हो ना तभी टेंशन आता है, तो QE फोर्स ही उसको टॉट कर रहा है। देखो यहां पर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज था और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये ऐसे रस्सी बंधी हुई थी, तो यहां पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई और यही फोर्स इसको खींचेगा, तभी तो रस्सी में टेंशन आएगा। ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, ठीक है, ग्रेविटी आपकी क्या है, नेग्लेक्टेड है, तो ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है तो T किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा, यही तो था, समझ गए होगे। जब तक रस्सी को खींचोगे नहीं टेंशन कैसे आएगी, और यहां खींचने का काम कौन कर रहा है, यहां खींचने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कोई रिंग लेते हैं, उसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो कोई एक रिंग लेते हैं, ठीक है, ये रिंग ले लिया और इसका ये एक्सिस है, मान लो इसके एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, ठीक है। ये रिंग है और इसके एक्सिस पे फील्ड निकालना है, तो देखो यहां पे एक मैं पहले डायग्राम बना दे रहा हूं तो आप समझ जाओगे। तो यहां पे मैं 2 सिमेट्रिकल डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा और ये डेरिवेशन आपके स्कूल के एग्जाम में भी आता है कहीं ना कहीं। तो जो सीबीएसई वाले डेरिवेशन है उसको मैं बोल दूंगा, तो आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, हेडिंग दे देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a uniformly charged ring, uniformly charged ring, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। कहां पर निकालने जा रहे हैं, उसके एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू का फील्ड क्यों नहीं दिखा, अरे भाई माइनस क्यू का जो फील्ड है, क्या वो कोई चार्ज अपने फील्ड के वजह से अपने ऊपर फोर्स लगाता है, नहीं लगाता है। इसीलिए हमने उस माइनस क्यू का जो चार्ज है वो उस पे एक्सटर्नल फील्ड जो आएगा उसके वजह से फोर्स लगेगा। माइनस क्यू अपनी फील्ड क्रिएट करके अपने ऊपर फोर्स कभी नहीं लगाएगा, समझ गए होगे भाई। बेसिक भी बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, और बेसिक बहुत ट्राई कर रहा हूं कि आपको बहुत बेसिक से बताऊं, इससे बेसिक अब क्या ही होगा।
बहुत बेसिक से ही बता रहा हूं, आप लगे रहिए साथ में, जरूर चीजें क्लियर होंगी। तो ये है आपके पास टोटल चार्ज Q, ठीक है। और यहां पर कोई इसकी x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस इसका अपना रेडियस है r, ठीक है। और ये है अपना, जहां पर मुझे इसका फील्ड निकालना है वो x डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें यहां पे फील्ड निकालना है। अब इसमें भी हमें केवल पॉइंट चार्ज का पता है, बिल्कुल कोन जैसा शेप बनेगा। बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है कि कुछ लोग बहुत चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास एक मैं डिफरेंशियल एलिमेंट dq लेता हूं, तो ऐसा ही dq मेरा काउंटर सिमेट्रिकल है ना ये पूरा, तो एक dq यहां बनेगा। इस dq पॉइंट चार्ज के वजह से फील्ड आपको इधर मिलेगी, d दिख रहा है आपको, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव है, इसके वजह से d इधर मिलेगा। अब आप देखो कि इनका जब आप कंपोनेंट लोगे तो आपको कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये अगर आपके पास थीटा ले लेते हो तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा, और ये भी थीटा। तो इसके ये कंपोनेंट जो होंगे, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाले है ना, d cos थीटा वाले, और ये जो कंपोनेंट है d sin थीटा, और इधर भी होगा अपना d sin थीटा। तो ये कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि आप बोलोगे सर आपने दो पकड़ा है, और भी में होगा, बिल्कुल आप कोई भी पकड़ लो, ठीक है, कोई भी आप पकड़ोगे। जैसे देखो मान लो आपके पास ये रिंग है, इसको मैं उल्टा करके दिखाता हूं। पहले ये रिंग ऐसी थी, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो आपको कोन दिखेगा। अब ये एक्सिस ऊपर चली जाएगी, है ना, देखो ये एक्सिस ऐसे है, ठीक है। अब आप कोई भी ले लो, मान लो आप यहां पे एक, ये तुमने लिया है ना, ये लिया है, ये लिया है, आप कोई भी दो लोगे वो हमेशा आपको ऑपोजिट मिलेगा, आपको डायमेट्रिकली ऑपोजिट मिलेगा। देखो यहां पे अगर ले लोगे तो यहां पे भी आपको ऐसा मिलेगा, ये देखो, मिलेगा। तो अब आपको क्या दिखता है कि सभी इस तरीके से आप यहां पे अगर एक लोगे और इस तरफ लोगे तो यहां पे भी आपको फिर एक कोन मिलेगा ऐसा, इसका सिमेट्रिकल कुछ इधर हो जाएगा, इसका कुछ यहां हो जाएगा। तो आपको क्या दिखता है कि इस तरीके से पूरा का पूरा ये क्या बनेगा, एक कोन, है ना, और ये कोन बनेगा और सब इसकी स्लैंट हाइट होगी। ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, इसकी स्लैंट हाइट। तो सभी का थीटा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैं फिर बता दे रहा हूं, ये है, जैसे मान लो ये ऐसा है, तो ये सभी का जो कोन बनेगा इस तरीके से, सभी का अपना dq होगा। एक dq लोगे तो उसका काउंटर dq आपका जो है इधर होगा, और आपके पास जो है सभी dq का जो काउंटर दोनों चार्ज होंगे वो एक बना के क्या करेंगे, एक कोन बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, d sin थीटा, इधर d cos थीटा, और इधर आपके पास d cos थीटा। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना है, कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है, d cos थीटा, और वो दोनों मिलकर हो जाएंगे 2d cos थीटा। बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब आपके पास थीटा है, तो हम लिखते हैं d की वैल्यू लिखते हैं पहले। d क्या होगा बताओ, d जो है इसके वजह से चार्ज है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या लिखोगे, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ये अगर अंडर रूट कर रहे हो तो इसका होल स्क्वायर होगा, ये d हो जाएगा। तो d आपके पास कितना हो जाएगा, k dq एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तुम लोग समझ पाए। अब हमें इंटीग्रेट करना है, ऐसे सभी का कौन सा कंपोनेंट होगा हमारे पास, d cos थीटा, सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे। तो जब सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे तो आप जब उसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या इंटीग्रेट होगा, इसमें वेरिएबल क्या है, d अभी आपने देखा ये है k dq
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई नेट जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अब यहां पे फिर आ जाओ, यहां पे फिर आ जाओ एक बात समझने के लिए। यहां 2 नहीं लिख रहा हूं, 2 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं, देखो क्यों नहीं लिख रहा हूं, कॉस थीटा यहां पर जो है वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी अभी आपने पढ़ा कि कॉस थीटा तो भाई ये स्लैंट हाइट का एंगल है, ये वाला, जो सभी के लिए क्या रहेगा, ये थीटा सभी के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई भी डी क्यू पकड़ोगे, सभी डी क्यू के लिए क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो कॉस थीटा भी बाहर होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं यहां से, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा अपना x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट रहेगा। तो बाहर क्या आएगा, सभी कांस्टेंट बाहर आएंगे। k इधर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस स्लैंट हाइट वाली, यही तो डिस्टेंस है सभी डी क्यू से जो कोन बना रहा है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा सभी चार्ज के लिए, तो ये भी बाहर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये अंडर रूट क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है। और ये डी क्यू, केवल डी क्यू इंटीग्रेट होगा, सारे डी क्यू इंटीग्रेट होंगे, तो इसे आप 0 से क्यू कर दो, और ये x भी बाहर रहेगा। तो ई नेट आपके पास जो आ जाएगा वो आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपनी फील्ड है जिसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। तो किसी रिंग के एक्सिस पर हमें x डिस्टेंस पे अगर फील्ड लिखना है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब हमें इस एक्सप्रेशन की एनालिसिस करनी है और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमें इस फंक्शन की एनालिसिस करनी है और आपको इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसमें होमवर्क क्या, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास। होमवर्क ये है कि आप मुझे बताओगे कि फॉर x इक्वल टू किस वैल्यू के लिए ई मैक्स होगा, मैक्सिमम मिनिमा लगा के करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा। मैक्सिमम मिनिमा याद होगा कि एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स आती हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट से आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू कहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होने वाली है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉजिटिव इधर भी होगी इधर भी होगी, दोनों साइड होगी। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सिमेट्रिकल ग्राफ बनाएंगे। 2 cos थीटा बेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप देखो यहां पर मैं डी क्यू पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, आप अगर 2 ले लोगे ना तो आपको आधी रिंग का चार्ज इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर 0 से q/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क में आप लोग के पास जो होमवर्क है डीपीपी जा चुकी है, तो आई थिंक सब लोग डीपीपी ट्राई कर रहे होंगे, कूलम्स लॉ वाली। सैटरडे को उसका मैं जो अच्छे क्वेश्चन मुझे जो लगेंगे वो डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी आप भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और होमवर्क आपको अभी यही है कि आप लेक्चर रिवाइज कर लीजिए पहले, और आपको मॉड्यूल अपलोड होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जिनके पास एससी वर्मा है, जिनके पास एससी वर्मा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी नहीं 2 लेक्चर और बीत जाने दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। किसी ने बता भी दिया d/√2 पे, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। r यहाँ पे r होगा, r/√2 पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है। तो कल इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके।